हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ठोस अवस्था का अंतिम लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों हमें आज क्या पढ़ना है। चलो आज हमें पढ़ना है क्या, पीवाईक्यू के बारे में, मतलब पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में हमें बात करनी है। तो बेटा मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं, जो चैप्टर है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस तो तभी होंगे जब हमें थ्योरी अच्छे से आती होगी। अगर मुझे थ्योरी अच्छे से नहीं आती तो क्वेश्चंस मुझसे नहीं बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो थ्योरी आएगी तो हम क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो हम क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि हमने कौन सी चीज कहां पर रखी है हर क्वेश्चन के बाद, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ यार हमने ये वहां पढ़ा था, शायद मैंने नोट्स में कहीं मिस कर दिया, तो उसको मुझे नोट करना। चलो तो आ जाए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये देखिए, आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ करके आप देखिए क्या ऑप्शन सही होगा। मैं थोड़ा साइड में आता हूं, आप इसको पढ़ने के बाद बताइए क्या क्या आंसर इसमें सही हो सकता है। करिए, चलिए कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा मुझे पहले चीज बताओ, ये CaF2 को हम क्या बोलते हैं बेटा। CaF2 को हम बोलते हैं फ्लोराइड। CaF2 को हम बोलते हैं फ्लोराइड संरचना। मैं आपको बता चुका हूं बेटा, इस फ्लोराइड की संरचना में क्या होता है, कैल्शियम प्लस 2 किस व्यवस्था में होता है। क्या मैंने आपको फ्लोराइड की संरचना पढ़ा की? आप मुझे बस यस और नो में जवाब दे दो, आपको आंसर मिल जाएगा कि हमने कहां पढ़ा है। क्या मैंने, चलो मैं यहां पे लिख के बताता हूं। चलो, क्या मैंने आपको NaCl की संरचना पढ़ाई है? हां गुरुजी पढ़ाई है। क्या मैंने आपको सीजियम क्लोराइड की संरचना पढ़ाई है? हां गुरुजी बिल्कुल पढ़ाई है। उसके बाद क्या मैंने आपको जिंक सल्फाइड? हां सर जिंक सल्फाइड पढ़ाया है। उसके बाद मैंने आपको क्या कैल्शियम फ्लोराइड की स्ट्रक्चर? हां बिल्कुल बताइए। और उसके बाद मैंने आपको एंटी फ्लोराइड की स्ट्रक्चर Na2 की स्ट्रक्चर, ये बताइए। हां बिल्कुल, ये 5 आयनिक क्रिस्टल मैंने आपको पढ़ा दिया। तो याद करो, जो हमने CF2 लिखा था उसमें मैंने आपको कैल्शियम प्लस 2 किस व्यवस्था में बताया था, ये FCC या CCP व्यवस्था में होता है। किसमें होता है? FCC या CCP व्यवस्था में। चलो फिर मैंने बताया था F माइनस किसमें होता है, आपको बताया सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में, सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों, मतलब आंसर कहां आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। तो इजी क्वेश्चन यार। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको थ्योरी याद है तो क्या ये क्वेश्चन कठिन है? अगर आपको, मैं बोलूं अगर आपको ये याद है तो क्या ये कठिन हो सकता है? नहीं हो सकता। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये। चलो NaCl में 10 की पावर -4 मोल प्रतिशत SrCl2 की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो धनायन रिक्तियों की सांद्रता क्या होगी। चलो कैसे करेंगे बताओ। आपको बोला कि NaCl के अंदर आपने क्या मिलाया, SrCl2 की अशुद्धियां। कौन सा दोष है बताया मुझे, हमने इम्परफेक्शन और डिफेक्ट पढ़े थे ना। क्या हमने इम्परफेक्शन और डिफेक्ट पढ़े थे? उसमें मैंने आपको एक दोष पढ़ा था, अशुद्धि दोष। मैंने आपको अशुद्धि दोष पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि कब कब होता है अशुद्धि दोष, जब NaCl को SrCl2 के साथ, उसकी अशुद्धि के साथ NaCl2 को SrCl2 की अशुद्धि से मिलाया जाता है, तब हमको अशुद्धि दोष प्राप्त होता है। और मैंने आपको उसमें एक बात बताई थी, Sr+2 की सांद्रता बराबर रिक्तियों की संख्या, ऐसा कुछ बताया था। और ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, मैंने आपसे बात बोली थी कि जैसे मान लो उदाहरण, मैंने आपको बताया, मान लो उदाहरण अगर 10 की घात -4 मोल है तो रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 की घात -4 मोल। पढ़ा था ना पक्का? बस यही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही कॉन्सेप्ट हमको इस्तेमाल करना है। क्या लिखा है, NaCl में आपने कितना मोल प्रतिशत SrCl2 मिला दिया, 10 की घात -4 मोल प्रतिशत, ये आपने SrCl2 मिला दिया। प्रतिशत लिखा है बेटा, प्रत्येक 100 में। तो अगर प्रतिशत प्रतिशत को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब प्रत्येक 100 के अंदर SrCl2 के कितने मोल है, प्रत्येक 100 के अंदर SrCl2 के 10 की घात -4 मोल है, मतलब कि 10 की घात -4 मोल प्रतिशत क्या है, SrCl2। चलो मैंने आपसे ये बात बोली थी ना कि Sr+2 की सांद्रता जितनी होगी उतनी ही रिक्तियों की संख्या होगी। तो इसकी सांद्रता जितनी होगी यही हो जाएंगी क्या, रिक्तियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या। आपको बताया था कि Sr+2 जिस जगह में आएगा वहां से Na+ गायब हो जाएगा और एक Na+ और गायब होगा, जिसके लिए धनायन रिक्ति है। तो ये रिक्तियों की संख्या है। तो क्या आएगा आंसर देखो, 10 की घात -4 इंटू, बटा नीचे क्या है 100। अच्छा मोल, मोल में कितने होते हैं आयन, 6 इंटू 10 की घात 23 ये होते हैं, या आप 6 की जगह 6.02 भी लिख सकते हो। ये हो जाएगी रिक्तियों की संख्या। चलो इसको हम क्या लिखेंगे देखो, 6.02 इंटू, इसको सॉल्व करो, 10 की घात 0 है, 10 की घात 2 है, ऊपर जाएगा -6, -6 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 की घात 17। ये आ जाएंगी बच्चों रिक्तियां। बात समझ में आई? अरे यहाँ तक की बात समझ में, कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड। बस आपको ये बात ध्यान रखना, SrCl2 या Sr+2 की सांद्रता कितनी है वही सांद्रता रिक्तियों की हो जाएंगी बेटा। बस तो वही हो जाएगी 10 की घात -4 मोल प्रतिशत हो जाएगी इसकी सांद्रता, प्रतिशत प्रतिशत मतलब कि प्रत्येक 100। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था, यस और नो? जल्दी से लाइव चैट के अंदर मुझे कमेंट में जवाब चाहिए, क्या मैंने ये चीज बताई थी क्लास में? हाँ गुरुजी क्लास में बताया था, बिल्कुल नोट्स खोल के देख लो। तो इसका मतलब क्वेश्चन भी होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको पढ़ो अच्छे से, ध्यान से पढ़ो इसको और इसका आंसर बताओ, ध्यान से पढ़ो बढ़िया से। सरल घन में उपस्थित परमाणुओं के द्वारा घेरा गया कुल आयतन का अंश कितना है, कुल आयतन का अंश कितना है, बहुत बढ़िया। क्या हमने संकुलन दक्षता पढ़ा था, संकुलन दक्षता पढ़ा था ना, संकुलन दक्षता का मतलब क्या था, क्या बताया था मैंने संकुलन दक्षता का मतलब, संकुलन दक्षता का मतलब वही है जो कि यहाँ पे पूछा गया। संकुलन दक्षता का मतलब था कि घन का जो कुल आयतन है, संकुलन दक्षता का मतलब है घन का जो कुल आयतन है उसकी तुलना में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन कितना है। बात समझ में आई, बात समझ में। संकुलन दक्षता का मतलब क्या था, घन का जो आयतन है उसकी तुलना में परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन कितना है। चलो अब क्या लिख दो, सरल घन में उपस्थित परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन। चलो तो सरल घन में कितने परमाणु होते हैं बच्चों, सरल घन में कितने परमाणु होते हैं, सरल घन का मतलब क्या होता है, क्या बताया था, सरल घन का मतलब 8 कोनों पर 8 गोले। सरल घन का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे एक जो होगा आपका ये 8, 8 गोलों पर 8 गोले होते हैं। और एक गोले का योगदान कितना होता है, 1/8, तो 8 गोलों का कितना होगा, 8 × 1/8
एक गोला, मतलब कि सरल घन के अंदर प्रभावी रूप से एक गोला, तो एक गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब बटा नीचे क्या आ जाएगा a क्यूब, तो a क्यूब लिख दिया। मैंने आपको बताया था कि सरल घन के लिए मैंने आपको क्या बात बोली थी बेटा, मैंने आपसे ये बात बोली थी a बराबर 2r होता है, घन की भुजा और त्रिज्या में ये संबंध होता है। जल्दी से मुझे लाइव चैट के अंदर मुझे कमेंट करके बताओ क्या ये रिश्ता मैंने बताया था, क्या ये संबंध मैंने बताया था, सरल घन के लिए संबंध ये होता है, क्या मैंने बताया था, बीसीसी के लिए संबंध भुजा और त्रिज्या में ये होता है, क्या मैंने बताया था बीसीसी के लिए, और क्या मैंने आपको ये याद करवाया था कि एफसीसी के लिए ये संबंध कोई बताएगा, अरे कोई बताएगा एफसीसी के लिए मैंने क्या बताया था, √2a बराबर 4। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ये चीज याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके जो नोट्स लिखे हुए ना उस नोट्स में जाकर के देखो और तीनों फॉर्मूलों को मैंने जो लिखवा रखा है उसको आप अच्छे से याद करो, ये तीनों ही बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन फॉर्मूलाज पे हर साल भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कि आने की संभावना बनती गारंटी। अब तुम क्या सरल घन के लिए a का मान क्या है 2r, तो बस a की जगह 2r रख दो, a की जगह क्या आएगा 4/3 पाई r क्यूब, अच्छा a की जगह क्या आएगा, a की जगह आएगा 2r का क्यूब, तो यहां से कितना होगा देखो 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब सॉरी माफ करना, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, चलो 2 का क्यूब 8 हो गया, r का क्यूब कितना होगा, r का क्यूब r क्यूब से r क्यूब गया कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6, कितना आ गया पाई बाई 6, मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई 6, क्या आ जाएगा पाई बाई 6। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है समझ में, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन ABMT 2008 का, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते ही हो जाना चाहिए फटाफट जल्दी से, अरे इसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, देखते ही हो जाना चाहिए। काय केंद्रित घन इकाई सेल में रिक्त स्थान का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत रिक्त स्थान है, काय केंद्रित घनी इकाई में रिक्त स्थान का कितना प्रतिशत है, कौन बताएगा देख लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि गोलों द्वारा घेरा गया कुल स्थान का प्रतिशत कितना है, काय केंद्रित मतलब कि बीसीसी के अंदर गोलों द्वारा घेरे गए कुल स्थान का प्रतिशत कितना है 68%। अगर गोलों में 68% घेरा है तो रिक्त स्थान का प्रतिशत कितना होगा रिक्त स्थान का प्रतिशत कितना होगा 100 माइनस 68 32%, आंसर फर्स्ट आ जाएगा सिंपल। तब अगला क्वेश्चन, अब देखो ये अगला क्वेश्चन, यदि ए एक घनी तंत्र साधारण घन काय केंद्रित घन और फलक केंद्रित घन, मतलब कि एससीसी बीसीसी और एफसीसी, एससीसी ये देखा एससीसी, ये देखा है आपका बीसीसी और ये बोला है एफसीसी, इनकी कोर की लंबाई को दर्शाता है, कोर की लंबाई मतलब कि ए, कोर की लंबाई को ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए से दर्शाएगा, यदि ए जो है मतलब कि ये जो ए है ये कोर की लंबाई को प्रदर्शित करता है इन तीनों के अंदर, तो इन तंत्रों में गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, बहुत बढ़िया गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात, ये देखो अगर घन के कोर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं तो त्रिज्या सबकी आ रही है, चलो यहाँ से हम त्रिज्या क्या लिखेंगे r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा a/2, चलो यहाँ पे घन की त्रिज्या क्या आ जाएगी r बराबर √3a/4, बहुत बढ़िया, और यहाँ पे घन की त्रिज्या क्या आ जाएगी r बराबर √2a/4, तीनों की त्रिज्या आ गई। चलो सरल घन के लिए एससीसी के लिए a/2 त्रिज्या क्या लिखोगे a/2 अनुपात, बीसीसी के लिए क्या लिखोगे √3a/4 और एफसीसी के लिए क्या लिखो √2a/4। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन क्या कठिन है क्या, आपको तीनों का अनुपात बताना है, क्या ये क्वेश्चन कठिन है, मुझे सच बताओ यार क्या ये क्वेश्चन कठिन है, सच बताओ। चलो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो अब हमको ऑप्शन पे जाना, देखो क्या ये वाले ऑप्शन दे रखे हैं, क्या देख लो ये वाले ऑप्शन हमको तो दिखाई नहीं दे रहे, अगर मैं 2√2 लिखूं ये ऑप्शन देखो क्या है, देखो बेटा √2 को 4 से कैंसिल करोगे तो 2 √2 आ जाएगा। अब कैसे आया गुरुजी, कैसे आया समझ में, चलो मैं आपको बताऊं, देखो ये कैसे आया, मैं आपको बताऊं ये कैसे आया, देखो एक बात ध्यान रखना बेटा √2 4 को मैं क्या लिखता हूँ 2 into 2 लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 into 2 लिख सकता हूँ, और 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 into √2, ये दोनों मिलकर के 2 बन जाएंगे, और इस 2 को क्या लिख सकता हूँ √2 into √2, ये 2 बन जाएगा, √2 से ये √2 गया तो नीचे जाएंगे, देखो √2 ये 2 हो जाएगा 2 √2, तो ये आ जाएगा 2 √2। अब देखो क्या गया अनुपात a/2 √3a/4 1a/2 √2। अब देखो ये ऑप्शन कहाँ देखा है ऑप्शन देखा है 4, क्या देखा बेटा ऑप्शन 4। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो कि आपको करने। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या मैंने ये फॉर्मूला नहीं बताया, ये फॉर्मूला मैं कितनी बार बता चुका हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, पहले भी लिखा था अभी फिर लिख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा इन फॉर्मूलास पे बार बार क्वेश्चन पूछे गए, अभी आप आगे देखोगे और भी। चलो इसकी हम बात करते हैं, ये हो गया क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बेटा एक बात ध्यान रखना एग्जाम में कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है ये ढंग से पढ़ लेना, पता चला बोला गया है कौन सा सही नहीं है और आपने पढ़ लिया कौन सा सही है और आप उसके हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करने बैठ गए तो भैया हो जाएगा सब कुछ सत्यानाश। ध्यान रखना कौन सा सही नहीं है उसके हिसाब से हमको क्वेश्चन करना है। चलो आणविक ठोस प्राय वाष्पशील होते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है, ये बिल्कुल सत्य कथन है, बिल्कुल सत्य कथन है। जैसे कि आणविक ठोस का एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था वाटर, पानी, पानी आणविक ठोस ही होता है ना मेरे दोस्त। आप मुझे बताओ क्या पानी वाष्प में बदल सकता है, वाष्पशील का मतलब है जो वाष्प में परिवर्तित होते हैं, तो आप मुझे बताओ क्या पानी वाष्प में बदल सकता है, वाष्प में परिवर्तन योग्य, क्या पानी के अंदर वाष्प में परिवर्तित होने की क्षमता है, बताओ क्या पानी वाष्पशील होता है, वाष्प बनती है, बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल सत्य है, ये सत्य। हीरे की एकक कोष्ठिका में कार्बन की परमाणु संख्या होती है, अरे याद करो कल मैंने बताया था हीरे की व्यवस्था क्या होती है एफसीसी या सीसीपी, साथ ही साथ हीरे की व्यवस्था के अंदर कार्बन परमाणु अष्टफल की चतुष्फल की रिक्तियों में पाया जाता है, 1/4 कुल चतुष्फल की रिक्तियों का 1/4 रिक्तियों में भी पाया जाता है, पक्का। तो ध्यान रखना हीरे की संरचना में कार्बन परमाणु सभी एफसीसी व्यवस्था में पाए जाते हैं, एफसीसी व्यवस्था मतलब कि क्या कुल अवयवी कण कितने हो गए कार्बन के 4, और मैंने आपसे बात बोली थी कि जितनी भी चतुष्फल की रिक्तियां हैं उनमें एकांतर पर उपस्थित चतुष्फल की रिक्तियां जो है आधी चतुष्फल की रिक्तियां हैं उनमें पाया जाता है, आधी आधी। तो कुल चतुष्फल की अगर यहाँ पे एफसीसी में अवयवी कण होते हैं तो चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होती है 8 होंगी, 8 का 2
4, ये 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, मतलब कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी हो गई 8 हो जाएगी। बिल्कुल सत्य कथन है। ब्रेवाइस जालकों की संख्या जिसमें क्रिस्टल को, अरे बिल्कुल सही है, याद करो, मैंने आपको टेबल याद करवाया था। मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको यूनिट सेल बताई थी CTOMTHT, बताया था ना। मैंने आपको बताया कि क्यूबिक के अंदर 3 प्रकार की इकाई कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन-कौन सी? सरल प्रकार की, अंतःकेंद्रीय मतलब कि काय केंद्रीय BCC और FCC, SCC BCC FCC तीनों पाई जाती है। इसके अंदर 4 प्रकार की पाई जाती हैं, SCC भी, BCC भी, FCC भी और अंतःकेंद्रित, ये बताया था। फिर यहाँ पे बताया था कि ये 2 होती हैं, फिर यहाँ पे बताया था ये 1 होती है। इस तरह से जब आप इनका सम करते हो, देखो 3 और 4 7, 7 और 3 7 और 3 10, 10 के बाद यहाँ पे इन तीनों की मिलाकर के 4 और आती है, मतलब टोटल ये बेटा होती है 14। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये 14 प्रकार के ब्रेवाइस लेटेस्ट होते हैं बेटा, ये 14 होते हैं, ये मैं आपको लिख चुका हूं। अच्छा, आद्य सेल में परमाणु द्वारा गिरा गया आयतन, कुल आयतन का 0.48 है। चलो, आद्य सेल मतलब कि SCC, बताओ SCC में परमाणु द्वारा गिरा गया आयतन कुल आयतन का कितना प्रतिशत होता है? SCC में परमाणु द्वारा गिरा गया आयतन कुल आयतन का कितना प्रतिशत है? 52.4%। अगर प्रतिशत के रूप से इतना है तो प्रत्येक 100 में कितना होगा? अगर प्रतिशत में इतना है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 52.4 प्रत्येक 100 में, तो डिवाइडेड बाय 100, ये कितना होगा 0.524, मतलब कि प्रत्येक 100 में जो आएगा वो इतना आएगा, ना कि 0.4। तो ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। आंसर हो जाएगा ये सत्य नहीं, सारे सत्य है बेटा, ये भी सत्य है, ये सत्य नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। कॉपर जो है वो फलक केंद्रित मतलब कि FCC व्यवस्था में पाया जाता है। एकक कोष्ठिका की लंबाई मतलब कि एकक कोष्ठिका की लंबाई, भुजा की लंबाई ये देखिए, तो आपको त्रिज्या बतानी है। क्वेश्चन पूरा लिख लेता हूं, कॉपर परमाणु की त्रिज्या बतानी है। FCC व्यवस्था में ए देखा है आपको R का मान ज्ञात करना है। देखो फिर से ए देखा है R ज्ञात करना है। FCC के लिए ए देखा है R ज्ञात करना है, कैसे करेंगे? FCC के लिए ए देखा है R ज्ञात करना है, तो मैंने आपको बताया था ये संबंध ए और आर का, ये संबंध बताया था मैंने, ए और आर का ये संबंध बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिज्या जो है वो √2 इंटू ए कितना है 361 पिकोमीटर, 361 पिकोमीटर, ए का मान आ जाएगा 361 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा, कितना आ गया 361 डिवाइडेड बाय 2/2। इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 2/2। चलो इसको अगर सॉल्व करते कितना आ जाता है, देखो इसको कैंसिल करें तो 1 8 और 5.5 185.5 डिवाइडेड बाय √2। बस तो आप देख लो आप क्या आंसर आएगा, लगभग कितना आएगा? अगर मैं 2 का भाग लगाऊं तो 85, हाँ ये मतलब लगभग आ जाएगा आपका, ये मान लीजिए 128 के अराउंड। आप इसको करके देखना 185.5 डिवाइडेड बाय 1.414। तो अगर मैं 2 लेता हूं तो जस्ट आधा होगा, अगर मैं 1 लेता हूं तो 185 होगा। दोनों के बीच का लमसम ये पड़ जाएगा मुझे 128 के अराउंड। आप इसको एक बार करके देखना, इसमें से कोई एक कैलकुलेशन बैठेगी, ठीक है? इसको आप एक बार करके देखना। 1.5 को भी करते तो मैं बता दो, चलो यार 15, ठीक है, तो ये 15 का भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा 3 5, तो 15 कितना, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, सेकंड आंसर आएगा, आंसर सेकंड आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बेटा हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने आपसे क्या बोली, ये संबंध बहुत ज्यादा जरूरी, तो बेटा मैं फिर से लिख रहा हूं, SCC के लिए 2R बराबर है, BCC के लिए √3A बराबर 4R और FCC के लिए √2A बराबर 4R, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला, ए बी काय केंद्रित घनी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई, भुजा की लंबाई ए का मान देखा आपको 387 पिकोमीटर। आपको बोला है इसके लिए BCC के लिए, तो BCC के लिए आपको ए का मान देखा है। विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच की दूरी बतानी है, विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच की दूरी बतानी है। चलिए कैसे करेंगे आप देखते हैं। आप मुझे बताओ बेटा BCC के अंदर होता क्या है? ऐसा कुछ होता है ना, एक गोला यहाँ पे कोने पर होता है BCC में, दूसरा गोला यहाँ इस कोने पर होता है BCC में, होता है ना इस कोने पर, मतलब कि ये वाला कोना और ये वाला कोना, इनके बीच में दोनों गोले होते हैं, ठीक है? और इन दोनों को स्पर्श करता हुआ एक गोला यहाँ बीच में कहीं होता है ना पक्का? इस घन के केंद्र पर एक गोला होता है, चल पक्का 100% कंफर्म। चल तो BCC व्यवस्था के अंदर क्या है बेटा, ध्यान से देखना है। मान लो माइनस वाला गोला है, कौन सा? माइनस, ऋणावेशित गोला है। मान लो ऋणावेशित गोला, तो ऋणावेशित गोलों के बीच में कौन होता है? धनावेशित गोला। तो ये क्या हो जाएगा? धनावेशित गोला। तो दो ऋणावेशित गोलों के बीच में धनावेशित गोला होता है। अब हमको क्या बोला, देखो विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच की दूरी, विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच की दूरी, चलो विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच की दूरी, ये माइनस है ये प्लस है, इसका केंद्र ये और इसका केंद्र ये, इन दोनों विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच की दूरी क्या आएगी? देखो तो इन दोनों के बीच की दूरी, ये इसकी बात करें, ये दूरी क्या आएगी? वो बोलेंगे, तो ये दूरी क्या बनती है? तो आपको ये बात तो अच्छे से पता है कि इस ए पॉइंट से लेकर के और इस सी पॉइंट तक, ए से सी के बीच की दूरी हमने कितनी निकाली थी? √3। ए से सी के बीच की दूरी हमने कितनी निकाली थी? ए से सी के बीच की दूरी हमने कितनी निकाली थी? तो ए से सी के बीच की दूरी हमने निकाली थी √3a। ये पूरी दूरी, मतलब कि यहां से लेकर के बच्चों यहां तक की दूरी, ये हमने जो कैलकुलेट की थी बेटा, ये कितनी है? √3। ये दूरी होती है √3। और हमको बोला है कि हमें पूछा क्या? हमें दो विपरीत आवेशों के बीच की दूरी, मतलब कि हमें ये पूछा बेटा, हमें यहां से लेकर के और यहां तक की दूरी पूछी, माइनस और प्लस, इन दोनों विपरीत आवेशों के बीच की दूरी जो है ये कितनी है, ये पूछा हमें यहां से यहां तक की दूरी पूछी और हमें ये वाली दूरी पता है। तो आप मुझे बताओ √3 का अगर मैं आधा कर दूं, ये क्या है? ये √3 का यहां तक की दूरी क्या है? ये पूरा √3, तो यहां तक की दूरी हो जाएगी √3a/2, मतलब कि विपरीत आवेश माइनस और प्लस के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? √3/2। तो आंसर यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां आंसर लिखेंगे √3a/2, इसके बीच में विपरीत आवेशों के मध्य की दूरी। यार बस यहाँ पे √3 रखो। ए का मान कितना है? 387 पिकोमीटर में निकालना, ठीक है? 387 डिवाइडेड बाय 2, इसको अगर सॉल्व करें हम तो 2, चलो मैं काम करता हूं, इसको सॉल्व कर लेता हूं। 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 9 और
8.5 ये आ गया, ऑलमोस्ट 200 के आसपास बन रहा है कुछ। और 200 में अगर 1.7 होता है, 200 का अगर मैं 2 में मल्टीप्लाई करूं तो 400 आता है, और 1 में मल्टीप्लाई करूं तो 200 आता है। 200 और 400 के बीच में होता है लगभग 300, 200 400 के बीच का 300, और 300 से थोड़ा ऊपर, मतलब कि आंसर आ जाएगा 335। अब बच्चों देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसको सॉल्व कैसे करना, देखो इसमें इसको काट दिया, इसको इससे काट दिया। अब देखो ये लगभग 200 है, मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं, मैंने कैलकुलेशन कैसे, मैंने पेन नहीं चलाया, मैंने गुणाकार नहीं किया, मैंने कैसे किया, देखो ये लगभग 200 है, और अंडर रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं 1.732, अरे लिख सकते हैं ये लगभग 200। 200 का अगर 2 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 400, और 200 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 200। ये ना तो पूरी तरह से 1 है, ना पूरी तरह से ये 2 है, ये 1.5 के आसपास है, 1.5 के आसपास, मतलब कि 200 का जब 1.5 में गुणा होगा तो ये लगभग 300 के आसपास बन जाएगा। और ये 1.5 नहीं, ये 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा, 1.7 है, थोड़ा सा ज्यादा आंसर आना चाहिए, बल्कि 300 से ऊपर वाला, मतलब कि सेकंड आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन करना है, तो ये पूरा यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है, ये ध्यान रखना, नोट करो इसको, नोट करो फटाफट। यहाँ तक की बात क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन ये लो, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह ट्राइगोनल क्रिस्टल में कौन सा कथन असत्य है ट्राइगोनल के लिए। चलो CTOMTHT, क्यूबिक में क्या होता है ABC और अल्फा बीटा गामा, इसमें भुजाएं भी तीनों बराबर और कोण भी तीनों बराबर, क्यूबिक के अंदर, गणीय के अंदर, क्यूबिक के अंदर याद है। ये टेट्रागोनल है, ये ऑर्थोरोम्बिक है, ये मोनोक्लिनिक है, ये ट्राइक्लिनिक है, ये हेक्सागोनल है, और ये होता है आपका ट्राइगोनल। क्या होता है बेटा ट्राइगोनल। मैंने आपसे एक बात बोली थी, अगर आपको याद हो तो, मैंने आपसे एक बात बोली थी अगर आपको याद हो तो, ट्राइक्लिनिक सबसे ज्यादा असममित प्रकार की इकाई कोशिका, मतलब कि यहाँ पे ना तो भुजाएं समान होती हैं और ना ही यहाँ पे कोण आपस में समान होते हैं। ये बताया सबसे ज्यादा असममित प्रकार की, पहले मुझे यस और नो में जवाब दो, क्या मैंने ये बताया था। और फिर मैंने आपको बताया कि ट्राइगोनल जो है वो बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि क्यूबिक होती है, मतलब कि ट्राइगोनल क्यूबिक दोनों बिल्कुल सेम। तो ट्राइगोनल में भी ABC इसके बराबर, अल्फा बीटा गामा इसके बराबर, क्यूबिक में भी ABC के बराबर, अल्फा बीटा गामा इसके बराबर। लेकिन अंतर कहाँ है, अंतर ये है ये तीनों बराबर तो है लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ये तीनों बराबर तो हैं लेकिन ये 90 डिग्री के बराबर भी होते हैं, मतलब कि ट्राइगोनल में ये आ जाएगा, क्यूबिक में आ जाएगा। चलो अब देखते हैं सभी अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण समान है, हाँ भैया सभी अक्षीय दूरी समान, अक्षीय कोण समान, बिल्कुल सत्य है, ये सत्य है। तीनों अक्षीय दूरी समान है, हाँ सत्य तो है। अक्षीय कोण समान है, हाँ सत्य तो है, सत्य तो है भैया। ये 2 अक्षीय कोण समान जबकि एक नहीं भैया, ये गलत है, तीनों अक्षीय कोण समान होते हैं, ये ध्यान रखना, मतलब कि ये असत्य है, असत्य कथन बोला, सत्य है या असत्य क्वेश्चन में ढंग से पढ़ लेना। चलो अब आते हैं आगे की बातें। एक ठोस XY NaCl के जैसी संरचना बनाता है, बहुत अच्छी बात है। धनायन की त्रिज्या, धनायन R+ की त्रिज्या दे रखी है, तो Y- की त्रिज्या क्या होगी ये बताना। चलो इसको करिए, सोचिए थोड़ा क्या आंसर होगा इसमें, कैसे करेंगे इसको। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था त्रिज्या अनुपात वाला, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था त्रिज्या अनुपात वाला। यदि मुझे NaCl का त्रिज्या अनुपात पता चल जाए, अगर पता चल जाए तो मेरे पास R+ का मान है 100, मेरे पास R+ का मान है 100, तो मैं Y- R- का मान निकाल सकता हूं अगर मुझे त्रिज्या अनुपात पता हो। चलो इसका त्रिज्या अनुपात हम कैसे निकाल पाएंगे, कोई बताएगा मुझे। त्रिज्या अनुपात निकालने के हम कौन सा त्रिज्या अनुपात लेंगे, हमारे पास 4 त्रिज्या अनुपात बेटा, त्रिज्या अनुपात 4 बेटा हमारे पास, त्रिकोणीय रिक्ति के लिए, चतुष्फल की रिक्ति के लिए, अष्टफल की रिक्ति के लिए, गणीय रिक्ति के लिए, इनमें से कौन सा त्रिज्या अनुपात का फॉर्मूला मैं वहां पे यूज करूं। किसी को याद है, हिंट मिला, हिंट मिला। आप मुझे बताओ NaCl की संरचना में याद करो क्लोरीन किस व्यवस्था में, FCC और CCP, FCC या CCP, और Na+ होते हैं अष्टफल की रिक्ति में मेरे दोस्त, अष्टफल की रिक्ति में, मतलब कि यहाँ पे त्रिज्या अनुपात होता है 0.414 से लेकर के 0.732 के बीच। और मैंने ये भी बताया था कि जैसे ही आपको 0.414 मान मिलता है त्रिज्या अनुपात का, तो ये सीधा चला जाएगा अष्टफल की रिक्ति में, चतुष्फल की रिक्ति से अष्टफल की रिक्ति में आ गया, और अगर 0.732 है तो ये आपका अष्टफल की रिक्ति में नहीं, ये तो आपको गणीय रिक्ति में प्रवेश करवाना है। क्लियर, 0.414। चलो एक बार मैं 0.414 वाला मान रख के देखता हूँ, एक बार मैं वैल्यू रख के देखता हूँ, इससे क्या आएगा, R- बराबर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 0.414। अब इससे मेरा आंसर जो बनता है ना बेटा, ये लगभग 400 बन रहा है, ठीक है। तो ये कितना आएगा मैं देखता हूँ, अगर मैं 0.5 भी मान लेता हूँ, 0.5 तो 0.5 मतलब कि अगर मैं 0.5 से 0 हटाऊं 200 के आसपास बनता है, और अगर ये 200 बनता है तो 200 से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, 200 से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि ये आंसर लगभग आपका ये बनेगा 241.5, या तो ये बनेगा या ये बनेगा, दोनों में से एक आंसर आ जाएगा। तो आपको ये काम करना है, बात समझ में। फिर भी अगर एग्जैक्ट निकालना चाहते हो तो मैं चलो थोड़ा लगा लेता हूँ हिसाब किताब, तो 3 0 1 2 3, अगर मैं इसको 400 मान लेता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको 400 मान लेता हूँ तो कितना आ जाता है, अगर मैं इसको 1 2 3 4 5, अगर मैं नीचे वाले को 400 ही मान लेता हूँ, ये लगभग 250 के अराउंड आ रहा है। कितना है, 400 मानने पर 250 आ रहा है, सुनना बेटा, 400 मानने पर 250 आ रहा है, लेकिन ये 400 नहीं, 400 से थोड़ा ज्यादा है, तो आंसर 250 से कम आएगा, 250 से कम वाला ये रहा, ये रहा आंसर, इसका चौथा है भैया। अब देखो पेन नहीं चलाना है, पेपर पे सॉल्व नहीं करना है, पूरा पूरा पहाड़ा नहीं लगाना है, बैठ जाओ जाकर पहाड़ा, ऐसे याद कर सकते हो क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यह शॉर्ट की त्रुटि है, बताओ शॉर्ट की त्रुटि क्या है। आयनों की रिक्ति, आयनों का विस्थापन, आयनों की अंतराकोशीय रिक्ति, केवल धनायन की रिक्ति। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अरे भैया आयनों की रिक्ति जो होती है, धनायन और ऋणायन दोनों गायब हो जाते हैं, क्रिस्टल छोड़ करके, दोनों ही अपनी जगह छोड़ करके गायब हो जाते हैं आयनों की रिक्ति। चलो गणीय और भी कुछ ऑप्शन देखिए, आयनों का विस्थापन, आयनों के अंतराकोशीय रिक्ति नहीं, ठीक है ठीक है। गणीय निबिड़ संकुलित संरचना CCP व्यवस्था में उपस्थित प्रति परमाणु अष्टफल की रिक्ति का स्थान, ये बोल रहा है गणीय निबिड़ संकुलित CCP या FCC। देखो अब एक बात ध्यान रखना, CCP को गणीय निबिड़ संकुलित संरचना भी बोलते हैं, ध्यान रखना, CCP को गणीय निबिड़ संकुलित संरचना भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो कहीं पर भी अगर हिंदी में नाम आ जाए ना तो भूलना मत, गणीय निबिड़ संकुलित संरचना, CCP गणीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है,
अगर परमाणु चार है तो अष्टफल की रिक्तियां कितनी होंगी? अगर परमाणु चार तो अष्टफल की रिक्तियां कितनी होंगी? अष्टफल की रिक्तियां कितनी होंगी? अष्टफल की रिक्तियां भी चार होंगी। चार परमाणुओं के लिए अष्टफल की रिक्तियां कितनी है? चार। अब क्या है प्रति परमाणु अष्टफल की रिक्ति कितनी होगी? चार परमाणु के लिए चार, तो प्रत्येक परमाणु की अष्टफल की रिक्ति कितनी होगी? एक। आंसर क्या आ जाएगा? तीन। इतना सिंपल, समझ में आ गया? चलो अब ये क्वेश्चन करो, तो इनके ऑप्शंस चल आपको एक क्वेश्चन एक बार पढ़ो बेटा, सभी बच्चे एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका जवाब देंगे। करो एक मिक्स, मैं भी पढ़ता हूँ। एक मिश्र ऑक्साइड की संरचना सीसीबी है। मिश्र ऑक्साइड का धन यूनिट सेल ऑक्साइड आयनों का बना हुआ है, ठीक है। मिश्र ऑक्साइड का धन यूनिट सेल ऑक्साइड आयनों का बना हुआ, मतलब कि ऑक्साइड आयन जो है, ये लिखा है ऑक्साइड आयन जो है वो सीसीपी व्यवस्था में, मतलब कि ऑक्साइड आयन जो है वो एफसीसी या सीसीपी व्यवस्था में है, ठीक है। और चतुष्फल के रिक्त स्थानों का एक चौथाई भाग द्विसंयोजक धातु ए द्वारा भरा हुआ है। द्विसंयोजक धातु जो है उससे क्या भरा, वो किसमें है? चतुष्फल की रिक्त स्थान जो है, टेट्राहेड्रल रिक्तियां जो है उनके 1/4 भाग में, ठीक है ना। चतुष्फल की रिक्तियों का 1/4 भाग। अष्टफल की रिक्ति स्थान एक संयोजक बी प्लस से भरा हुआ है। बी प्लस किसमें है? अष्टफल की रिक्त स्थान में, ठीक है। ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? एकल संयोजक धातु एकल संयोजक, मतलब यहाँ पे प्लस एक, द्विसंयोजक तो द्विसंयोजक, मतलब यहाँ पे +2। चलो अब क्या होगा देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर O- 2 FCC में, बताओ अवयवीकरण कितने होंगे? अगर O- 2 FCC में है तो अवयवीकरण कितने होंगे? 4। कितने होंगे? 4। चलो A+2। टेट्राहेड्रल रिक्तियां कितनी होती है? कुल जितने अवयवीकरण है उसका दुगुना होती है टेट्राहेड्रल और चतुष्फल की रिक्तियां, मतलब कि ये कितना आ जाएगा? ये A+2 आ जाएगा 2। और अष्टफल की रिक्तियां कितनी होती है? जितने अवयवीकरण है उतनी अष्टफल की रिक्ति होती है, मतलब कि आ जाएगा 4। पक्का? तो अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, आप देखते हैं। फॉर्मूला क्या बन गया, देखो, A पे 2, B पे 4, O पे 4। इसका सरल अनुपात ले ले तो क्या आ जाएगा? 1:2:2, AB2O2। देख लो ये आंसर है, AB2O2 आंसर हो जाएगा सेकंड। इस तरह से बच्चों को कोई क्वेश्चन सॉल्व करना। क्लियर? चलो नोट करना चाहते हो नोट कर लो, आगे हो जाए फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन, काय केंद्रित घनी संरचना में कोने तथा केंद्र पर परमाणु का कितना भाग उपस्थित है? काय काय केंद्रित कोने पर और केंद्र पर, बहुत इजी यार। कोने पर तो भैया हमने पढ़ रखा है 1/8 ही होता है, और केंद्र पर कितना होता है? केंद्र पर 1 होता है, 1/8 और 1। आंसर आ जाएगा फर्स्ट, सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन, ये डायमंड के, मतलब कि हीरा, डायमंड के हीरे के प्रति एकक कोशिका में कार्बन परमाणुओं की संख्या, अरे अभी बताया था, हीरे में कार्बन जो है वो एक तो एफसीसी में होता है, एफसीसी में परमाणु संख्या 4 होती है, पक्का। और दूसरा डायमंड के अंदर जो कार्बन है वो कहां होता है? आधी चतुष्फल की रिक्तियों पर, आधी चतुष्फल की रिक्तियों पर होता है। और वो आधी चतुष्फल की रिक्तियां कौन सी? एक दूसरे के एकांतर पे पाई जाती है। चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होंगी टोटल? अगर ये 4 तो इसकी दुगुनी 8 हो जाएंगी, तो ये कितना आ जाएगा? 4। कितना हो गया टोटल? टोटल हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से हमको क्वेश्चन करना। चलो अगला, यदि ए घन के फलक की लंबाई, ए जो है वो घन के फलक की लंबाई है, और घन के अंतः केंद्रित परमाणु, कोने वाले परमाणु के बीच की दूरी कितनी होगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो प्रश्न बोला गया बच्चों, देखो बहुत ही क्लियर है। तो घन का कोना तो आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। और दूसरा क्या है? घन के अंतः केंद्रित परमाणु, अंतः केंद्रित मतलब कि ये बीच वाला परमाणु, अंतः केंद्रित मतलब कि, अंतः केंद्रित मतलब कि यहाँ बीच में जो परमाणु, ठीक है। तो अंतः केंद्रित परमाणु, अंतः केंद्रित परमाणु और कोने वाला परमाणु, मतलब कि कोने वाला परमाणु और अंतः केंद्रित परमाणु, इनके बीच की दूरी कितनी है ये बताना बेटा। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था बेटा, ये दूरी मैंने कितनी बताई थी वहां पे? किसी को याद आ रहा है? यहां से यहां तक की दूरी मैंने कितनी बताई थी, कोई बताएगा मुझे? इस दूरी का मान मैंने क्या बताया था? मैंने 2 प्रकार की दूरी बताई थी। एक तो मैंने यहां से लेकर के और इस वाले पॉइंट यहां तक की दूरी, ये क्या लिखाई थी? ये मैंने लिखाई थी √3a। अगर ये पूरी दूरी √3 है तो इसकी आधी क्या होगी? √3a/2। तो √3a/2 मतलब कि √3/2 को हम क्या बोलेंगे? 4। आंसर क्या आ जाएगा? 4। इस तरह से बच्चों हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन, इस यौगिक में बी परमाणु एचसीपी व्यवस्था में, तो बी परमाणु किस व्यवस्था में है? एचसीपी व्यवस्था में। और ए परमाणु समचतुष्फलक रिक्ति के 1/3 भाग में उपस्थित है, और ए परमाणु जो चतुष्फल की रिक्ति है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, उसके 1/3 1/3 पार्ट पर है, 1/3 पार्ट पर। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो भी अवयवीकरण एचसीपी व्यवस्था में होता है वहां अवयवीकरणों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, 6। और जो भी अवयवीकरण टेट्राहेड्रल वॉइड के 1/3 में, वहां अवयवीकरणों की संख्या कितनी होगी? 6 का दुगुना। भाई जितने अवयवीकरण उसका दुगुना हो जाएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड 12 हो जाएंगे, उसका 1/3, तो ये कितना? 4। तो बी आ जाएगा आपका 6, ए आ जाएगा आपका 4। सरल अनुपात ले लो 2 3, तो B3A2 A2 B3 या B3A2 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 हो जाएगा। बात समझ में क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, NaCl और AgCl में क्रिस्टल में किस प्रकार का दोष पाया जाता है? शॉर्ट की दोष, फ्रैंकल दोष, शॉर्ट की दोष, दोनों में शॉर्ट की दोष, या दोनों में
दोष। बताइए NaCl और AgCl। मैंने आपको बताया था कि NaCl की समन्वय संख्या जो होती है वो 6 होती है ना, और AgCl की समन्वय संख्या जो होती है बेटा वो 4। चतुष्फल के रिक्ति केंद्र होते हैं यहाँ पे सिल्वर। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर ज्यादा है तो भैया इसमें कौन सा दोष पाया जाता है? इसमें शॉर्ट की दोष पाया जाता है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कम है तो इसमें पाया जाता है फ्रैंकल दोष। तो शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष, शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं सर AgCl में तो शॉर्ट की दोष होता है। नहीं बेटा, AgCl में नहीं, AgBr के अंदर शॉर्ट की फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर, बात समझ में? चलो अब CaCl सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल जिसकी इकाई सेल की लंबाई a है, R+ और R- का मान कितना होगा? चलो सीजियम क्लोराइड, बहुत बढ़िया। सीजियम क्लोराइड किस व्यवस्था में होता है, कोई मुझे बताएगा? सीजियम क्लोराइड किस व्यवस्था में होता है, किसी को याद हो? सीजियम क्लोराइड किस व्यवस्था में होता है, किसी को याद हो? आपको ये बता रखा है सीजियम क्लोराइड के अंदर, आपको बताया सीजियम क्लोराइड के अंदर क्लोरीन परमाणु यहाँ बाहर की तरफ कोने पर होते हैं, क्लोरीन परमाणु तो कोने पर होते हैं, और सीजियम परमाणु होते हैं, सीजियम परमाणु यहाँ बीच में होते हैं ना, अंत केंद्र पर। तो अंत केंद्र, इसकी व्यवस्था कैसी हो जाएगी? अंत केंद्रित व्यवस्था। मतलब कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन की यहाँ तक की दूरी और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये √3 होती है। लेकिन हमको क्या बोला? क्लोरीन का माइनस और सीजियम का प्लस, क्लोरीन का माइनस सीजियम का प्लस, इन दोनों के बीच की दूरी हमको बोली गई, इन दोनों के बीच की दूरी हमको बोली गई। यही बोला देखो, सीजियम प्लस और क्लोरीन माइनस, इन दोनों के बीच की दूरी। तो मैंने आपको ये अभी बताया था, ये होती है √3a/2, ये आ जाएगा √3a/2, मतलब कि आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन। चल अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। A+ और B- आयनों की आयनिक त्रिज्या, A+ और B-, इनकी आयनिक त्रिज्या कितनी है? A+ की है 0.98 × 10⁻⁻10 मीटर, और इसकी कितनी है? 1.81 × 10⁻⁻10 मीटर। तो AB में प्रत्येक के उप सहसंयोजन संख्या के बारे में जानकारी दो। चलो उप सहसंयोजन संख्या निकालनी तो त्रिज्या अनुपात कितना आ रहा है वो देखो। चलो त्रिज्या अनुपात कितना आ रहा है? ये से ये गया, ये डिवाइडेड बाय ये, तो ये कितना बनता है बेटा? देखना ये कितना आ रहा है, देखो 98 है, ये 98 का ऑलमोस्ट नियर ही आ जाएगा। मतलब आप ये मान लो, अगर मैं नीचे लेता हूँ, अगर मैं नीचे डबल लेता हूँ तो 0.5 होगा, लेकिन नीचे संख्या तो छोटी ज्यादा आएगा। ये 0.5 से थोड़ा ज्यादा आएगा बेटा, ये वैल्यू जो आएगी इन दोनों का भाग, ये 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 0.5 से थोड़ा ज्यादा, 0.5 से थोड़ा ज्यादा आएगा। अब 0.5 से थोड़ा ज्यादा अगर त्रिज्या अनुपात 0.414 से 0.732 के बीच में हो तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? ये इसके बीच में आ रहा है, 0.5 तो इसके बीच में आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? अष्टफल की रिक्ति, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा 6 के बराबर। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह, एक डिस्क्रीट ठोस में X परमाणु किसमें है? HCl में, मतलब कि अविभाजन कितने HCl में 6, और Y परमाणु 1/4 चतुष्फल की रिक्ति में, Y परमाणु किसमें है? 1/4 चतुष्फल की रिक्ति में। 6 का दुगुना क्या होती है? चतुष्फल की रिक्तियां 12, 1/4 4 3 12, तो 3 आ जाएगा। कितना आ गया? X 6 Y 3 X2Y हो जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा आंसर X2Y। हाँ बिल्कुल X2Y आंसर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन आपको करना है। चलो अगला क्वेश्चन, एक धातु BCC में क्रिस्टलीकृत है जिसकी त्रिज्या 4a दे रखी है। BCC में त्रिज्या दे रखी है 4 एंगस्ट्रॉम। इकाई कोशिका की भुजा की लंबाई a का मान निकालना है। ये तो रटा रखाया क्वेश्चन है। 4r बराबर √3 करो, 4 × 4 एंगस्ट्रॉम √3a, a का मान आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय √3 एंगस्ट्रॉम। हाँ 16 डिवाइडेड बाय √3 एंगस्ट्रॉम। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया फर्स्ट। इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन करना। चलो अगला, संकुलन दक्षता का सही क्रम है। HCP और FCC दोनों में कितनी होती है? 74%। BCC में कितनी होती है? 68%। और साधारण घन में कितनी होती है? 52.4%। सबसे ज्यादा हो जाएगी HCP और FCC की, उससे कम हो जाएगी BCC की, और सबसे कम हो जाएगी साधारण घन की। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ देखा? HCP FCC दोनों बराबर। चौथा ऑप्शन ये देख लो, चलो क्या आ जाएगा? अगला क्वेश्चन है नहीं, ये थी बच्चों आपकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि पिछले साल में आ चुकी है। अब आते हैं क्विज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से प्रतिलोम चुंबकीय कौन सा है? प्रतिलोम चुंबकीय कौन सा है? प्रतिलोम चुंबकीय कौन सा है? NaCl, O2, MnO या नन? याद होगा तो क्वेश्चन करेंगे, इनको कहां से करेंगे? दूसरा, निम्न में से अर्धचालक कौन है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक या सभी? क्वेश्चन बताए तो आपको दिक्कत याद है? अर्धचालक, ये सारे ही अर्धचालक। तो चलिए आज हमने क्या किया? आज हमने पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन पैनल होमवर्क मिल जाएगा, और अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो चैप्टर है बेटा आपका विलियम। चलिए बच्चों आज कितना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।